नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल पर स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम बात करेंगे चैप्टर 82 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर। लोकतंत्र की सेहत के लिए इलेक्शंस कितने जरूरी हैं ये तो हम सब जानते हैं, पर इलेक्शन सही ढंग से हों, फ्री एंड फेयर हों, इसके लिए लगातार रिफॉर्म्स यानी सुधार भी उतने ही क्रिटिकल हैं। हाँ बिल्कुल। ये कोई एक बार का काम नहीं, एक चलता रहने वाला प्रोसेस है। बिल्कुल। और भारत जैसे विशाल और विविध देश में ये सुधार लाना और भी चुनौतीपूर्ण रहा है। ये किसी एक दिन में नहीं हुआ। हाँ। आज़ादी के बाद से ही समय समय पर कई समितियों मतलब कमिटीज और आयोगों कमीशंस ने हमारी चुनावी प्रणाली, मशीनरी और प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया, कमियों को पहचाना और अपनी सिफारिशें दी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर धीरे धीरे बदलाव लाए गए, कानून बदले गए। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस रहेगा इन्हीं शुरुआती सुधारों पर, खासकर 1996 तक जो अहम बदलाव हुए और उन विचारों पर जिन्होंने इन बदलावों की नींव रखी। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि ये सुधारों के विचार आए कहाँ से, किन लोगों ने, किन समितियों ने इस पर मंथन शुरू किया, क्योंकि ये अचानक तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि सुधारों की मांग काफी पहले से उठ रही थी। अगर शुरुआत देखें तो 1971-72 में ही एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉज पर। अच्छा, 71-72 में ही? हाँ, लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 70 के दशक के मध्य में। आप जयप्रकाश नारायण मतलब जेबी के टोटल रिवॉल्यूशन आंदोलन की बात कर रही हैं। उस समय तो देश में काफी उथल-पुथल थी, इमरजेंसी वाला दौर भी था। बिल्कुल। उसी दौर में 1974 में जेपी आंदोलन के तहत एक गैर सरकारी अनऑफिशियल समिति बनी थी, तारकुंडे कमेटी। इसने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी। 1975 में, इमरजेंसी से ठीक पहले। हाँ, जरा सोचिए, इमरजेंसी लगने से ठीक पहले का माहौल, देश में बदलाव की लहर और उसी बीच चुनाव सुधारों पर गंभीर चर्चा। इस कमेटी की सिफारिशें काफी प्रभावशाली मानी जाती हैं, भले ही वो गैर सरकारी थी। क्या खास था उनकी सिफारिशों में? इसने चुनाव खर्च, पार्टियों के अकाउंट्स और पॉलिटिकल भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान खींचा था। ये वो मुद्दे हैं जो आज भी रेलेवेंट है। सही बात है। फिर सरकार की तरफ से भी पहल हुई होगी, कमिटीज बनी होंगी। हाँ, बिल्कुल। बाद के सालों में कई और समितियां बनी। एक महत्वपूर्ण नाम है दिनेश गोस्वामी कमेटी का, जो 1990 में बनी। दिनेश गोस्वामी, वो तो तब कानून मंत्री थे शायद, वीपी सिंह सरकार में। हाँ बिल्कुल, वो उस समय लॉ मिनिस्टर थे। हाँ। इस कमेटी की सिफारिशों का सीधा असर हमें 1996 के सुधारों में देखने को मिलता है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। हाँ। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। और वो वोरा कमेटी 1993 वाली, उसका जिक्र भी अक्सर आता है, खासकर क्राइम और पॉलिटिक्स के नेक्सस को लेकर। हाँ, वोरा कमेटी का फोकस बहुत स्पेसिफिक था, राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर, नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स। इसने उस खतरनाक ट्रेंड पर रोशनी डाली जो आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाँ, ये तो हर चुनाव में मुद्दा उठता है कि कितने उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस हैं। बिल्कुल। वोरा कमेटी ने इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश की थी कि कैसे ये नेटवर्क काम करता है। फिर एक और बड़ा आइडिया आता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का, कि चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। क्या इस पर भी कोई कमेटी बनी? हाँ, उस पर 1998 में बनी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने विचार किया। उनकी रिपोर्ट 1999 में आई और उन्होंने कहा कि हाँ, स्टेट फंडिंग संवैधानिक और कानूनी रूप से सही है और पब्लिक इंटरेस्ट में भी है। पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे? इसके पीछे सोच ये थी कि अगर पार्टियों को चुनाव लड़ने का जरूरी खर्चा सरकार से मिले तो शायद वो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस या संदिग्ध स्रोतों से पैसा लेने पर कम निर्भर होंगी। अच्छा। इससे काले धन का इस्तेमाल घटेगा और पार्टियों के बीच बराबरी का मुकाबला होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या पार्टियों की फंड रेजिंग की चिंता कम होगी, या फिर टैक्स पेयर का पैसा इस पर क्यों खर्च हो, ये सवाल उठेगा। काफी बहस वाला मुद्दा है ये तो। बिल्कुल। और ये बहस आज तक चल रही है कि स्टेट फंडिंग कितनी प्रैक्टिकल है और कैसे लागू की जाए। पार्शियल फंडिंग हो या फुल फंडिंग, किस तरह की पार्टी को मिले, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, ये आसान नहीं है। इसके अलावा लॉ कमीशन ने भी लगातार अपनी रिपोर्ट्स में चुनावी सुधारों पर सिफारिशें दी हैं, जैसे 1999 की 170th रिपोर्ट रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज पर थी। बाद में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे वेंकटाचलिया कमीशन भी कहते हैं, फिर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, वीरप्पा मोइली कमीशन वाली,
और लॉ कमीशन की 2014-15 की रिपोर्ट्स ने भी इस सिलसिले को जारी रखा। मतलब ये एक लगातार चलने वाला मंथन है। बिल्कुल। तो आप देख सकती हैं कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार विचार विमर्श चलता रहा है। इन सभी की सिफारिशों के आधार पर समय समय पर सुधार किए गए। समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर 4 दौर में देख सकते हैं। 1996 से पहले के सुधार, फिर 1996 के अहम सुधार, फिर 1996 के बाद वाले और फिर 2010 के बाद वाले सुधार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 1996 से पहले वाले दौर के सुधारों को देखते हैं। उस शुरुआती फेज में क्या बड़े बदलाव हुए थे? ओके, तो 1996 से पहले क्या बड़े बदलाव हुए? मुझे सबसे पहले याद आता है वोटिंग एज का कम होना, 21 से 18 साल। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, बिल्कुल। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ये एक लैंडमार्क बदलाव था। इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। इसका कारण क्या बताया गया था? क्यों एकदम से 3 साल उम्र कम कर दी गई? क्या बस युवाओं को खुश करने के लिए या कोई और वजह थी? नहीं, सिर्फ खुश करने की बात नहीं थी। तर्क ये दिया गया था कि 18 से 21 साल के बीच का जो युवा वर्ग था वो देश के कानूनों से गवर्न तो होता था, है ना? हाँ। वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता था, शादी कर सकता था, कई कानूनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन अपने प्रतिनिधि चुनने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। हाँ। वो एक तरह से अनरिप्रेजेंटेड था। हाँ, ये बात तो सही है। तो उन्हें अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करने का, अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका मिलना चाहिए और उन्हें देश की राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाना जरूरी था। इसका इम्पैक्ट तो जबरदस्त हुआ होगा। हाँ, रातों रात करोड़ों युवा वोटर्स बन गए, मानो 18 के होते ही उन्हें देश चलाने में अपनी बात रखने की चाबी मिल गई हो। पॉलिटिकल पार्टीज को अचानक से एक पूरे नए बड़े डेमोग्राफिक को एड्रेस करना पड़ा। हाँ, उनकी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ी होंगी। युवाओं के मुद्दे, उनकी उम्मीदें, बिल्कुल। उनकी उम्मीदों, उनके मुद्दों को समझना पड़ा। ये पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ा शिफ्ट था। ये तो सच में बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव रहा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। अच्छा, और क्या हुआ इस दौर में 1996 के पहले? दूसरा महत्वपूर्ण कदम था डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन। ये 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के जरिए लागू हुआ। डेप्यूटेशन टू ईसी, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें प्रावधान किया गया कि जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनावी सूचियों मतलब इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी, रिवीजन, करेक्शन या फिर चुनावों के संचालन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के काम में लगाए जाते हैं, जैसे स्कूल टीचर या बैंक कर्मचारी जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है। हाँ, बिल्कुल वही। तो नियम बना कि वो उस अवधि के लिए जब तक वो चुनाव के काम में लगे हैं इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटेशन पर माने जाएंगे। अच्छा, मतलब उस दौरान वो अपने डिपार्टमेंट के नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। उस अवधि के दौरान वे इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण, कंट्रोल, अधीक्षण, सुपरिंटेंडेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन के अधीन रहेंगे। इसका मकसद क्या था? मकसद ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी पूरी तरह निष्पक्ष, इम्पार्शियल रहें और किसी भी स्थानीय नेता या अधिकारी के दबाव में न आए। हाँ, ये तो जरूरी है। जैसे बोर्ड एग्जाम में बाहर से इन्विजिलेटर आते हैं ना, ताकि कोई चीटिंग ना हो। हाँ। कुछ वैसा ही प्रिंसिपल यहाँ भी है, ताकि चुनाव प्रक्रिया की इंटेग्रिटी बनी रहे, ईसी का उन पर पूरा कंट्रोल रहे। समझ गया। ये जरूरी था इम्पार्शियलिटी के लिए। फिर 1989 में ही एक और नियम आया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रपोजर्स का, लेकिन ये राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनावों के लिए था। इसमें क्या था? हाँ, ये अपर हाउसेस के लिए था। इसमें कहा गया कि इन सदनों के चुनावों के लिए जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल होगा उस पर प्रस्तावक, प्रपोजर्स के रूप में हस्ताक्षर करने वाले इलेक्टर्स की संख्या, इलेक्टर्स मतलब वोटर्स। हाँ, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स, तो उनकी संख्या कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुल इलेक्टर्स का 10% या 10 इलेक्टर्स, इनमें से जो भी कम होनी चाहिए, या किसी और उम्मीदवार के वोट काटने के लिए मैदान में उतर जाए। अच्छा। जब इतने सारे लोगों का समर्थन, इंडोर्समेंट जुटाना पड़ेगा, तो जाहिर है कि सिर्फ वही लोग आगे आएंगे जिनके पास कुछ आधार है या जो चुनाव को लेकर वाकई गंभीर है। जैसे कॉलेज इलेक्शन में भी होता है ना, कुछ लोग बस हवाबाजी के लिए फॉर्म भर देते हैं। उसे रोकने जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ तो स्टेक्स और भी बड़े हैं। हाँ, ये बात तो है। और फिर आया टेक्नोलॉजी का प्रवेश, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हाँ, ईवीएम्स का जिक्र भी 1989 में ही आता है। हाँ,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन करके ये प्रोविजन जोड़ा गया कि चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईसी को ये पावर दी गई। लेकिन इस्तेमाल तो काफी बाद में शुरू हुआ ना? तो पर और फिर पूरे राज्य में कब इस्तेमाल हुई? पूरे राज्य में पहली बार 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ। जरा सोचिए, शुरुआत में लोगों को कितना संदेह रहा होगा। हाँ, रहा होगा। बरसों से बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाने की आदत थी। बिल्कुल, अब एक मशीन का बटन दबाना था। बहुत बहस हुई थी कि मशीन भरोसेमंद है या नहीं, कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं हो सकती। टैंपरिंग के आरोप तो आज भी लगते हैं कभी कभी। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका इंटेंडेड इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। बूथ कैप्चरिंग को मुश्किल बनाना, वोटों की गिनती तेज करना और इनवैलिड वोट्स की समस्या खत्म करना, जैसे गलत जगह ठप्पा लग गया या 2 जगह लग गया, वो सब खत्म। हाँ, काउंटिंग बहुत फास्ट हो गई ईवीएम से। बूथ कैप्चरिंग की बात आई है तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी पहले। फिल्मों में तो बहुत देखा है कि गुंडे आकर बूथ पर कब्जा कर लेते हैं और खुद ही सारे वोट डाल देते हैं। क्या ये सच में इतना होता था? बिल्कुल, ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं थी, कई इलाकों की कड़वी हकीकत थी। इसलिए 1989 में ही कानून में खास प्रावधान जोड़ा गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में सेक्शन 58 डाला गया। सेक्शन 58? इसमें क्या था? इसमें कहा गया कि अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन उस पोलिंग स्टेशन पर चुनाव स्थगित मतलब एडजर्न कर सकता है या चुनाव रद्द काउंटरमैंड करके दोबारा वोटिंग का ऑर्डर दे सकता है। और बूथ कैप्चरिंग माना कैसे जाएगा? इसकी कोई डेफिनेशन दी गई? हाँ, बूथ कैप्चरिंग की परिभाषा भी बहुत साफ दी गई, जिसमें ये सब शामिल था। आई, पोलिंग स्टेशन या वोटों की गिनती की जगह पर कब्जा करना और चुनाव अधिकारियों से बैलेट पेपर या ईवीएम छीन लेना। आई, पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके सिर्फ अपने समर्थकों को वोट डालने देना और बाकियों को भगा देना या वोट नहीं डालने देना। आई, किसी वोटर या वोटर्स के समूह को डरा धमकाकर पोलिंग स्टेशन जाने से रोकना। आई, वोटों की गिनती की जगह प्लेस ऑफ काउंटिंग पर कब्जा करना। ये तो सच में गंभीर अपराध है। इस कानून से जरूर कुछ डर बना होगा कि अगर ऐसी हरकत की तो चुनाव ही रद्द हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार। हाँ, डिटरेंस पैदा करना ही मुख्य मकसद था। इलेक्शन कमीशन को काफी पावर्स मिली इससे निपटने के लिए। और फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आई, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक, जिसे हम आम भाषा में वोटर आईडी कहते हैं। ये कब आया? इलेक्शन कमीशन ने 1993 में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि देश भर के सभी एलिजिबल मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। एपिक। हाँ, ये तो अब हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्जी मतदान रोकना। हाँ, सबसे बड़ा उद्देश्य था फर्जी मतदान, बोगस वोटिंग और प्रतिरूपण इम्पर्सोनेशन को रोकना। पहले क्या होता था, वोटर लिस्ट में नाम है, कोई भी आके कह देता था कि मैं फलाना हूं और वोट डाल जाता था। अच्छा। हाँ, फोटो आईडी से ये पता लगाना आसान हो गया कि वोट डालने वाला व्यक्ति वही है जिसका नाम लिस्ट में है, उसकी शक्ल मिलाई जा सकती है। इलेक्टोरल रोल के आधार पर ही एपिक जारी किए जाते हैं ना? बिल्कुल, इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची के आधार पर ही एपिक जारी किए जाते हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया निश्चित रूप से सरल, सुगम और तेज हुई। हाँ, अब तो देखिए, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो, कहीं भी पहचान दिखानी हो, वोटर आईडी सबसे बुनियादी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक बन गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जिसने इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में मदद की। तो ये थे 1996 से पहले के कुछ बड़े सुधार। वोटिंग एज, ईसी का डेपुटेशन कंट्रोल, प्रपोजर्स, ईवीएम का प्रावधान, बूथ कैप्चरिंग लॉ और एपिक। अब आते हैं 1996 के दौर पर। आपने बताया था कि 1990 में बनी दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों का इस दौर के सुधारों पर काफी असर पड़ा। हाँ, बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में 1996 में फिर से कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996 कहा जाता है। ये काफी हद तक दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे। इसमें कई अहम बदलाव लागू हुए। क्या कहते वो बदलाव? पहला क्या था? पहला था लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों के नाम लिस्ट करने के तरीके में सुधार। अच्छा, इसमें क्या सुधार किया गया? इसमें क्या खास था? इसमें उम्मीदवारों को 3 साफ कैटेगरीज में बांटा गया ताकि मतदाता और चुनाव अधिकारी आसानी से पहचान सकें, कंफ्यूजन कम हो। कौन सी 3 कैटेगरीज? 1. रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार,
यानी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल जिनके पास अपना रिजर्व चुनाव चिन्ह है। 2. रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार। ये पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत तो हैं, पर उन्हें मान्यता नहीं मिली है। अक्सर नई या छोटी पार्टियां होती हैं। इन्हें फ्री सिंबल्स मिलते हैं। 3. अन्य यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यानी निर्दलीय, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हो गई। फिर अब नियम ये बना कि उम्मीदवारों की लिस्ट में और बैलेट पेपर या ईवीएम की डिस्प्ले पर नाम इसी क्रम में आएंगे। सबसे पहले मान्यता प्राप्त दलों के, फिर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के और आखिर में निर्दलीय। अच्छा, ऑर्डर फिक्स कर दिया। हाँ, और हर कैटेगरी के भीतर उम्मीदवारों के नाम हिंदी वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे लिस्ट में एक स्ट्रक्चर आ गया, वरना पहले सब नाम घालमेल हो जाते थे। वोटर्स को पता ही नहीं चलता था कौन किस पार्टी का है, कौन निर्दलीय है, खासकर अगर बहुत सारे उम्मीदवार हों। अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई। हाँ, ये तो वोटर्स के लिए काफी सुविधाजनक हो गया होगा। अगला सुधार नेशनल ऑनर एक्ट से जुड़ा है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर एक्ट, ये क्या है? देश में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 नाम का एक कानून पहले से था, जो राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकता है। हाँ, तिरंगे का अपमान या राष्ट्रगान का अपमान रोकना। बिल्कुल। 1996 के सुधार में ये जोड़ा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून के तहत कुछ खास अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, मतलब कोर्ट से कन्विक्ट होता है, तो उसे दोषी ठहराए जाने की तारीख से 6 साल के लिए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने से अयोग्य, डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाएगा। कौन से अपराध है ये जिनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन होगा? इसमें 3 मुख्य अपराध शामिल हैं। पहला, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना। दूसरा, भारत के संविधान का अपमान करना। या तीसरा, राष्ट्रगान गाने से रोकना। मतलब देश के प्रतीकों का सम्मान तो करना ही होगा अगर आप कानून बनाना चाहते हैं। हाँ, इसके पीछे सोच ये थी कि जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च प्रतीकों का सम्मान नहीं करता, उसे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये एक बेसिक अपेक्षा रखी गई जनप्रतिनिधियों से। बिल्कुल सही बात है। फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज आई, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ लिकर। चुनाव के आसपास शराब की बिक्री पर रोक। ये बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वोटरों को शराब पिलाना या बांटना एक आम हथकंडा बन गया था, खासकर गरीब इलाकों में। हाँ, वोट के बदले शराब। बिल्कुल। तो नियम बनाया गया कि मतदान खत्म होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने तक उस पूरे पोलिंग क्षेत्र, पोलिंग एरिया के भीतर किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर कहीं भी, हाँ, कहीं भी शराब या कोई भी नशीला पदार्थ, स्पिरिचुअस, फर्मेंटेड और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स और अदर सब्सटेंसेस ऑफ अ लाइक नेचर बेचना या देना, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये तो बहुत जरूरी था। अक्सर खबरें आती थी कि चुनाव से ठीक पहले वाली रात में जमकर शराब बांटी जाती है वोट खरीदने के लिए। हाँ, ये 48 घंटे का ड्राई पीरियड चुनाव की शुचिता, सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। कम से कम उस क्रूशियल समय में माहौल थोड़ा ठीक रहे, लोग होशो हवास में वोट दें। बिल्कुल। वायलेशन करने पर सजा का प्रावधान भी है। अच्छा, फिर प्रपोजर्स की संख्या में भी बदलाव हुआ। इस बार लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए। पहले हमने राज्यसभा और काउंसिल की बात की थी। यहाँ ये लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए था। यहाँ नियम थोड़ा अलग बना। यहाँ क्या बदलाव था? यहाँ नियम बना कि अगर उम्मीदवार किसी रेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, मतलब पार्टी ने उसे टिकट दिया है, तो उसके नामांकन पत्र पर उसी कंस्टिट्यूएंसी के किसी एक पंजीकृत मतदाता का हस्ताक्षर बतौर प्रपोजर काफी है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। लेकिन अगर उम्मीदवार किसी रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है या फिर निर्दलीय, इंडिपेंडेंट है, तो उसके नामांकन पत्र पर उसी कंस्टिट्यूएंसी के 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर बतौर प्रस्तावक होने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पार्टी के रुतबे के हिसाब से फर्क कर दिया। रेकग्नाइज पार्टी वाले को आसानी, बाकी को 10 लोगों का समर्थन लाना होगा। हाँ, फिर से वही मकसद लगता है, नॉन सीरियस उम्मीदवारों को डिस्करेज करना, खासकर उन्हें जिनके पास किसी बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं है। उन्हें कम से कम 10 लोगों का समर्थन तो जुटाना ही होगा, सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। सही समझे। इससे फ्रिवलिस उम्मीदवारी कम होती है।
एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था डेथ ऑफ अ कैंडिडेट के नियम में। यानी अगर चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की मतदान से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत थी। पहले क्या होता था ऐसी स्थिति में? क्या पूरा चुनाव रद्द हो जाता था? हाँ, पहले नियम यही था, अगर नामांकन सही पाए जाने के बाद और मतदान पोलिंग शुरू होने से पहले किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कंटेस्टिंग कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती थी तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव रद्द काउंटर मैंडेट कर दिया जाता था। बाप रे। रिटर्निंग ऑफिसर को पूरी चुनावी प्रक्रिया रोकनी पड़ती थी और सब कुछ नए सिरे से शुरू होता था। नया नॉमिनेशन, नई लिस्ट, नई तारीखें, इसमें बहुत ज्यादा समय, पैसा और संसाधन बर्बाद होते थे। मतलब किसी एक उम्मीदवार की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से पूरी चुनावी प्रक्रिया ठप पड़ जाती थी उस सीट पर। 1996 के बाद क्या नियम बना? 1996 के बाद नियम बदला गया कि अब किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु होने पर सामान्यतः चुनाव रद्द नहीं होगा। अच्छा। हाँ, इसमें एक शर्त जोड़ी गई, अगर मृतक उम्मीदवार किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था तो उस पार्टी को उम्मीदवार की मृत्यु की सूचना मिलने के 7 दिनों के भीतर अपना दूसरा उम्मीदवार प्रपोज करने का विकल्प दिया जाएगा। 7 दिन का समय मिलेगा पार्टी को नया कैंडिडेट देने के लिए? हाँ, अगर पार्टी समय पर नया उम्मीदवार दे देती है तो चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, बस उस नए उम्मीदवार का नाम जोड़ जाएगा। और अगर मृतक उम्मीदवार निर्दलीय था या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से था तो चुनाव रद्द नहीं होगा, बाकी उम्मीदवारों के बीच चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। ये तो बहुत बड़ा सुधार था। इससे चुनाव प्रक्रिया में आने वाली एक बड़ी बाधा और अनिश्चितता दूर हुई। किसी एक व्यक्ति की वजह से हजारों लाखों वोटरों और बाकी उम्मीदवारों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। चुनाव समय पर हो पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल अमेंडमेंट था। फिर बाई इलेक्शंस के लिए भी टाइम लिमिट तय की गई। उपचुनाव कब तक हो जाने चाहिए, इसकी कोई समय सीमा तय हुई। हाँ, ये भी जरूरी लगता है। सीटें खाली रह जाती थी वरना। हाँ, ये भी एक अहम सुधार था, जिससे ये सुनिश्चित हो कि सीटें ज्यादा समय तक खाली न रहें और लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे। नियम बनाया गया कि संसद या राज्य विधानमंडल में अगर कोई सीट खाली वेकेंट होती है, जैसे किसी सदस्य की मृत्यु, इस्तीफे या डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, हाँ, इन कारणों से, तो सामान्यतः रिक्ति होने के 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव बाय इलेक्शन कराना अनिवार्य होगा। 6 महीने के अंदर सामान्यतः? मतलब इसके कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस भी हैं या हर हाल में 6 महीने में चुनाव कराना होगा? हाँ, 2 मुख्य अपवाद हैं जहां ये 6 महीने की शर्त लागू नहीं होती। एक, जब उस सदस्य का जिसकी रिक्ति भरी जानी है बचा हुआ कार्यकाल रिमाइंडर ऑफ द टर्म 1 वर्ष से कम हो। अच्छा, मतलब अगर सीट खाली हुई और उस सीट का कार्यकाल वैसे भी साल भर से कम ही बचा है तो फिर उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं, आम चुनाव का इंतजार किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा अपवाद है 2, जब इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के साथ परामर्श कंसल्टेशन करके ये प्रमाणित सर्टिफाई करे कि उक्त अवधि 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना मुश्किल, डिफिकल्ट है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। हाँ, जैसे किसी इलाके में बाढ़ आ गई हो, कोई गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोई और असाधारण परिस्थिति हो, जैसे अभी पैंडेमिक के दौरान देखा हमने। समझ गया। इससे ये सुनिश्चित होता है कि लोगों को उनका प्रतिनिधि जल्दी मिले और विधायिका में उनकी आवाज बनी रहे, लेकिन प्रैक्टिकल मुश्किलों का भी ध्यान रखा गया है। फिर एक और सुविधा दी गई, हॉलिडे टू एम्प्लॉयज ऑन द पोलिंग डे, मतदान के दिन कर्मचारियों को छुट्टी। हाँ, ये बहुत जरूरी था ताकि लोग काम की वजह से वोट डालने से वंचित न रह जाएं। पार्टिसिपेशन बढ़े। प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यापार, ट्रेड, व्यवसाय, बिजनेस, औद्योगिक उपक्रम, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या किसी अन्य प्रतिष्ठान, एस्टैब्लिशमेंट में कार्यरत हर पंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश, पेड हॉलिडे का अधिकार होगा। पेड हॉलिडे मतलब उस दिन की तनख्वाह नहीं कटेगी? हाँ, बिल्कुल। ये नियम दिहाड़ी मजदूरों, कैजुअल वर्कर्स पर भी लागू होता है। उन्हें उस दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए, भले ही वो वोट डालने गए हों। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें शायद एक छोटी सी शर्त भी है कि सबकी छुट्टी नहीं हो सकती। हाँ, एक छोटा सा अपवाद है। ये नियम उस मतदाता पर लागू नहीं होता जिसकी अनुपस्थिति, एब्सेंस से उस प्रतिष्ठान या सेवा में खतरा, डेंजर या बड़ा नुकसान, सब्सटैंशियल लॉस हो सकता है। जैसे अस्पताल का इमरजेंसी स्टाफ या बिजली पानी वाले। हाँ, बिल्कुल, एसेंशियल सर्विसेज वाले। लेकिन आमतौर पर सभी को वोट डालने के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। मकसद साफ है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना और लोगों को आसानी से अपना मताधिकार इस्तेमाल करने देना। एक और बड़ा सुधार था जिसकी काफी चर्चा होती है, कॉन्टेस्टेंट्स रिस्ट्रिक्टेड टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
उम्मीदवारों के 2 से ज्यादा सीटों से लड़ने पर रोक। ये भी 1996 का एक अहम सुधार था। सेक्शन 33(7) में बदलाव किया गया, नियम बनाया गया कि एक व्यक्ति एक आम चुनाव जनरल इलेक्शन में या एक साथ होने वाले कई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में 2 से अधिक संसदीय, पार्लियामेंट्री या विधानसभा असेंबली क्षेत्रों से उम्मीदवार नहीं बन सकेगा। 2 से ज्यादा नहीं? हाँ, यही प्रतिबंध राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्विवार्षिक और उपचुनावों के लिए भी लागू किया गया। पहले तो नेता कई सीटों से चुनाव लड़ जाते थे, 3, 4, 5 सीटों से भी। फिर अगर एक से ज्यादा जगह से जीतते थे तो उन्हें एक सीट रखकर बाकी खाली करनी पड़ती थी। बिल्कुल। इससे उन खाली हुई सीटों पर फिर से उपचुनाव कराने पड़ते थे, जिसमें फिर वही खर्चा और मेहनत लगती थी, जनता का पैसा बर्बाद होता था। अब ये सीमा 2 पर तय हो गई। हालांकि कुछ लोग अब भी कहते हैं कि ये भी खत्म करके एक व्यक्ति एक सीट का नियम होना चाहिए। हाँ, ये बहस तो चलती रहती है कि 2 सीटों की भी क्या जरूरत है। खैर, 1996 में ये 2 की सीमा तय हुई। फिर आया हथियारों पर रोक, प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स। पोलिंग बूथ के पास हथियार ले जाने पर रोक। हाँ, मतदान के दिन माहौल शांतिपूर्ण और भयमुक्त रहे, इसके लिए ये नियम लाया गया। सेक्शन 134B जोड़ा गया। पोलिंग स्टेशन के आसपास, इन द नेबरहुड ऑफ अ पोलिंग स्टेशन, किसी भी तरह के हथियार, आर्म्स, लेकर जाना या प्रदर्शन करना एक संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, और इस अपराध के लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये पुलिस या सुरक्षा बलों पर तो लागू नहीं होगा जो ड्यूटी पर होते हैं? नहीं, ये प्रावधान रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसी पुलिस अधिकारी या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो अपनी ड्यूटी के तहत कानूनी रूप से हथियार रख सकते हैं। ठीक है। मकसद आम लोगों को हथियार लेकर पोलिंग बूथ के आसपास घूमने से रोकना है, ताकि कोई डराने धमकाने की कोशिश ना कर सके। वोटिंग के दिन माहौल शांतिपूर्ण रहे, लोग बिना डरे वोट डाल सकें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में 1996 के सुधारों में एक और बदलाव था, इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड रिड्यूस्ड, प्रचार की अवधि कम कर दी गई। हाँ, सेक्शन 30 में बदलाव किया गया। पहले उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख, लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स, और मतदान की तारीख, डेट ऑफ पोल, के बीच का न्यूनतम अंतराल, मिनिमम गैप 20 दिन होता था। 20 दिन का गैप? हाँ, इसे घटाकर 14 दिन कर दिया गया। 20 से 14 दिन, यानी प्रचार का जो आधिकारिक समय मिलता था वो करीब 1 हफ्ता कम हो गया। हाँ, शायद चुनाव प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने, खर्च कम करने और चुनाव की गहमा-गहमी की अवधि को सीमित करने के लिए किया गया होगा। कैंपेनिंग वैसे भी आजकल बहुत पहले शुरू हो जाती है, इनफॉर्मली। हाँ, शायद यही सोच रही होगी। तो ये थे 1996 तक के कुछ अहम चुनावी सुधार। काफी कुछ बदला है तब से। वोटिंग की उम्र 21 से 18 हुई, चुनाव ड्यूटी पर लड़े कर्मचारियों पर ईसी का कंट्रोल बढ़ा, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रोकने की कोशिश हुई, ईवीएम का रास्ता खुला, बूथ कैप्चरिंग पर लगाम लगी, वोटर आईडी आया, उम्मीदवारों की लिस्ट व्यवस्थित हुई, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान बना, चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगी, 2 सीटों की सीमा तय हुई और प्रचार का समय भी घटा। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस थे ये। हाँ, इन सुधारों ने भारतीय चुनावों की रूपरेखा को काफी हद तक बदला और कई शुरुआती समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश की। इन्होंने एक मजबूत नींव रखी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक सफर है, मंजिल नहीं। हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां बदलती रहीं, नई समस्याएं सामने आती रहीं, जैसे चुनाव में बढ़ता पैसे का जोर, राजनीति का प्राधिकरण, पेड न्यूज, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। हाँ, ये मुद्दे तो आज भी बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। इसलिए 1996 के बाद और फिर विशेष रूप से 2010 के बाद भी कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जैसे उम्मीदवारों के लिए संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा, एफिडेविट्स अनिवार्य करना, नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प देना, VVPAT वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों का आना वगैरह। उन पर भी बात करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 1996 के बाद भारत में हुए चुनावी सुधारों मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने हमारे चुनावों के तरीके को, हमारी डेमोक्रेसी की वर्किंग को काफ़ी हद तक शेप किया है। हमारे पास कुछ लीगल अमेंडमेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स हैं जिनसे हम ये जानकारी ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या बदला। बिल्कुल, 1996 के बाद का दौर इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफाइन करने के लिहाज से वाकई बहुत डायनेमिक रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम बदल गया, लेकिन हाँ, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
कोशिश ये रही कि चुनावों को और ज्यादा फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और आम वोटर की भागीदारी बढ़े। शुरुआत करते हैं 1997 से। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कुछ बदलाव हुए। कैंडिडेट्स के लिए प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की संख्या बढ़ाई गई। प्रेसिडेंट के लिए 10 से 50 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 से 20 कर दी गई। ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स आसान भाषा में कौन लोग होते हैं? और एकदम से 10 से 50 क्यों? काफी बड़ा जंप है ये। ये जंप सिग्निफिकेंट था। प्रपोजर्स और सेकेंडर्स वो लोग होते हैं जो कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर पर साइन करके उसके कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं। ये खुद उस चुनाव के इलेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा। प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टर्स होते हैं हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और सभी राज्यों के एमएलएज। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ एमपीज इलेक्टर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट पद के लिए अब कम से कम 50 इलेक्टर्स को कैंडिडेट का नाम प्रपोज करना होगा और 50 को सेकेंड करना होगा। वीपी के लिए ये संख्या 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स हैं। अच्छा, मतलब कैंडिडेट को दिखाने के लिए कि भाई उसके पास पहले से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट है, सिर्फ हवा में नहीं लड़ रहा वो। जैसे कॉलेज इलेक्शन में होता है ना, नॉमिनेशन के लिए भी कुछ सीनियर्स या क्लासमेट्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं दिखाने के लिए कि हाँ लोग इसे जानते हैं, सपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बढ़ा दिया गया, 2,500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 15,000 कर दिया। ओ हाँ। इन दोनों बदलावों का मेन मकसद था नॉन सीरियस या फ्रिवलेस कैंडिडेट्स को डिस्करेज करना, मतलब जो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए खड़े हो जाते हैं ना। हाँ, या सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए। बिल्कुल, उन्हें रोकना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो ये जरूरी है कि इस प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे और सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में हो। सही बात है। हालांकि 15,000 रुपये आज के जमाने में शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे किसी को, खासकर इतने बड़े पद के लिए, लेकिन 2,500 से तो काफी ज्यादा है। कम से कम एक छोटा सा साइकोलॉजिकल बैरियर तो बना ही होगा कि भाई सोच समझकर ही फॉर्म भरो। बिल्कुल। फिर 1998 में एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज हुई, इलेक्शन मशीनरी को लेकर। इलेक्शन ड्यूटी के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती है और ये जरूरत बहुत बड़ी होती है। तो अब कानून में बदलाव करके लोकल अथॉरिटीज, नेशनलाइज्ड बैंक्स, यूनिवर्सिटीज, LIC, सरकारी अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज को भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए रिक्विजिशन किया जा सकता है। इसका असर क्या पड़ा जमीनी स्तर पर? सिर्फ नंबर्स बढ़े या कुछ और भी? नंबर्स तो बड़े ही, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, भारत में चुनाव कराना एक मैसिव लॉजिस्टिक एक्सरसाइज है, शायद दुनिया में सबसे जटिल। लाखों पोलिंग बूथ, करोड़ों वोटर्स। हाँ बिल्कुल। इतने बड़े स्केल पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लाखों ट्रेन्ड और इम्पार्शियल लोगों की जरूरत पड़ती है। पोलिंग स्टेशंस मैनेज करने से लेकर EVM संभालने, सिक्योरिटी देखने और काउंटिंग तक। पहले सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी ही उपलब्ध थे, जिन पर जबरदस्त बोझ पड़ता था। इस बदलाव से इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड पूल मिल गया, ट्रेन्ड मैन पावर का। हाँ, ये तो बिल्कुल देखा है। इलेक्शन टाइम में स्कूल टीचर्स, बैंक कर्मचारी, PSU के लोग सब इलेक्शन ड्यूटी पे लगे होते हैं। एक तरह से ये नेशनल ड्यूटी बन जाती है। बिल्कुल, और ये डाइवर्सिफिकेशन न्यूट्रलिटी के लिए भी अच्छा है। जब अलग अलग विभागों और संस्थानों के लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी एक विभाग का अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का खतरा कम हो जाता है। सोचिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, बैंक मैनेजर्स, LIC एजेंट सब मिलकर पोलिंग बूथ चला रहे हैं। ये इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाता है। ये दिखाता है कि चुनाव कराना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, 1999 में पोस्टल बैलेट को लेकर एक प्रोविजन आया। इलेक्शन कमीशन सरकार से कंसल्ट करके कुछ खास क्लासेस के लोगों को नोटिफाई कर सकती है जो सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही वोट दे पाएंगे, किसी और तरीके से नहीं। ये कौन लोग होते हैं आमतौर पे, और क्या ये उनकी सुविधा के लिए है या कोई मजबूरी? ये मुख्यतः वो लोग होते हैं जो अपने वोटिंग ड्यूटीज या सर्विस कंडीशंस की वजह से चुनाव के दिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी में फिजिकली मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन उनका वोट देना जरूरी है और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण भी। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो कहीं दूर बॉर्डर पर तैनात हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, या वो सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी पर अपनी कंस्टिट्यूएंसी से बाहर किसी और जगह लगाए गए हैं, या फिर डिप्लोमैट्स और उनका स्टाफ जो विदेशों में भारतीय दूतावासों में तैनात है। इलेक्शन कमीशन सरकार से सलाह करके ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। ये उनकी सुविधा भी है और एक तरह से जरूरत भी, ताकि उनका फंडामेंटल राइट टू वोट बना रहे। तो मतलब ये सुनिश्चित करना कि जो लोग देश सेवा में या चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं
उनका अपना वोट बेकार ना जाए, वो अपना वोट डाक से भेज सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन सबसे अहम है और ये प्रोविजन इसी पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ड्यूटी या लोकेशन की वजह से कोई नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। फिर 2003 में आर्म फोर्सेस और आर्मी एक्ट के तहत आने वाले फोर्सेस के जवानों के लिए एक और सुविधा आई, प्रॉक्सी वोटिंग की फैसिलिटी। मतलब वो अपनी जगह वोट डालने के लिए किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, एक प्रॉक्सी को। ये पोस्टल बैलेट से अलग कैसे है और क्या जवान चुन सकता है कि उसे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? हाँ, ये पोस्टल बैलेट से अलग है और सर्विस वोटर्स के लिए एक अतिरिक्त विकल्प, एक ऑप्शन है। पोस्टल बैलेट में जवान खुद बैलेट पेपर पर अपना वोट मार्क करके उसे डाक से रिटर्निंग ऑफिसर को भेजता है। अच्छा। प्रॉक्सी वोटिंग में सर्विस वोटर एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है। ये व्यक्ति उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, आमतौर पर परिवार का सदस्य या कोई भरोसेमंद व्यक्ति। और ये नॉमिनेटेड व्यक्ति मतलब प्रॉक्सी उसकी तरफ से पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम का बटन दबाता है। अच्छा, तो वो खुद नहीं बल्कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि उसकी जगह वोट डालता है और जवान चूज कर सकता है। जी हाँ, सोर्स यही बताता है कि ये फैसिलिटी एक ऑप्शन के तौर पर दी गई। सर्विस वोटर को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपने प्रॉक्सी को अपॉइंट करके रिटर्निंग ऑफिसर को पहले से इन्फॉर्म करना होता है। ये उन जवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो बहुत ही रिमोट, दुर्गम इलाकों में तैनात होते हैं, जहां डाक पहुंचने में बहुत समय लग सकता है या अनरिलायबल हो सकती है। प्रॉक्सी वोटिंग ज्यादा रिलायबल और क्विक हो सकती है। इससे उनका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होता है। सोचो कोई सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवान, जहां चिट्ठी पहुंचना भी मुश्किल है, वो ले या नुब्रा घाटी के अपने गांव के चुनाव में वोट डाल पा रहा है, अपने भाई या पिता के जरिए प्रॉक्सी बनकर। ये वाकई दिखाता है कि कैसे रूल्स और टेक्नोलॉजी मिलकर डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं, मुश्किल हालात में भी। बिल्कुल सही। ओके, अब आते हैं 2003 के एक बहुत बड़े और शायद सबसे चर्चित बदलाव पर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद ऑर्डर दिया कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ने वाले हर कैंडिडेट को अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ एक एफिडेविट में कुछ जानकारी देनी होगी। लेट्स अनपैक दिस। ये तो पॉलिटिकल सर्कल्स में भूचाल ले आया होगा। क्या क्या बताना पड़ता है इसमें? हाँ, ये वाकई एक लैंडमार्क डेवलपमेंट था ट्रांसपेरेंसी की दिशा में, और इसने काफी बहस भी छेड़ी थी। इसमें मुख्य रूप से 5 तरह की जानकारी देनी होती है। पहला, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। क्या कैंडिडेट को अतीत में कभी किसी क्रिमिनल ऑफेंस में दोषी ठहराया गया है, मतलब कन्विक्टेड? अगर हाँ, तो किस अपराध में कितनी सजा हुई? क्या कभी बरी, एक्विटेड या डिस्चार्ज किया गया? बेसिकली पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर कोई है तो। मतलब कोई छुपा नहीं सकता कि उसका अतीत कैसा रहा है, कम से कम लीगली डॉक्यूमेंटेड तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। नॉमिनेशन भरने से 6 महीने पहले तक क्या कैंडिडेट पर कोई ऐसा पेंडिंग केस है जिसमें आरोप, चार्जेस तय हो चुके हैं या कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और उस अपराध में सजा 2 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है। 2 साल या उससे ज्यादा? हाँ, मतलब गंभीर मामले। अगर ऐसा है तो उसकी पूरी डिटेल्स देनी होंगी। ये सिर्फ कन्विक्शन की बात नहीं है, बल्कि गंभीर आरोपों वाले चल रहे मामलों की जानकारी भी देनी होगी। चार्जेस फ्रेम होने या कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या हुआ? मतलब मामला गंभीर है? हाँ, चार्जेस फ्रेम होने का मतलब है कि शुरुआती जांच के बाद अदालत को लगता है कि प्रथम दृष्टता प्राइमा फेसी मामला बनता है और मुकदमा चलाने, ट्रायल के लिए पर्याप्त आधार है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि अदालत ने मामले को अपनी जानकारी और न्यायिक प्रक्रिया में ले लिया है। तो ये दिखाता है कि कैंडिडेट पर सिर्फ एफआईआर ही नहीं है, बल्कि मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ये वोटर के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा, एसेट्स। कैंडिडेट, उनके स्पाउस मतलब पति पत्नी और सभी डिपेंडेंट्स जो उन पर निर्भर हैं, उनकी कुल चल, मूवेबल और अचल इमूवेबल संपत्ति का ब्यौरा। सब कुछ। इसमें जमीन, मकान, फ्लैट, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, शेयर्स, बॉन्ड्स, सोना, चांदी, कैश, सब कुछ शामिल है। पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति का खुलासा। अरे बाप रे, इससे तो अंदाजा लग जाएगा कि नेताजी और उनका परिवार कितना अमीर है। चुनाव लड़ने से पहले और बाद की संपत्ति की तुलना भी हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति वाले मामलों पर नजर रखने में मदद मिल सकती है। अब पता चलेगा नेताजी कितने पानी में। बिल्कुल। चौथा, लायबिलिटीज यानी देनदारियां। क्या कैंडिडेट या उनके परिवार पर कोई कर्ज है, खासकर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
जैसे सरकारी बैंक वगैरह, या सरकार का कोई बकाया ड्यूज है या नहीं। अगर कोई बड़ा लोन लिया है तो उसकी जानकारी देनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट बैंकों का बड़ा डिफॉल्टर हो और चुनाव जीतकर अपने लिए रास्ते बनाना चाहता हो। ये भी जरूरी है। और पांचवां, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। कैंडिडेट ने कहाँ तक पढ़ाई की है, उच्चतम शिक्षा क्या है। वाओ, ये तो सच में पूरी जन्मपत्री या कहें तो फाइनेंशियल और क्रिमिनल कुंडली हो गई कैंडिडेट की। आर्थिक स्थिति, आपराधिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। इससे वोटर्स को कैंडिडेट के बारे में फैसला लेने में बहुत मदद मिल सकती है। और सबसे जरूरी बात जो सोर्स में लिखी है, एफिडेविट में जानबूझकर गलत जानकारी देना या जानकारी छुपाना अब एक इलेक्टोरल ऑफेंस है। मतलब झूठ बोला तो नॉमिनेशन रद्द हो सकता है या चुनाव जीतने के बाद भी सदस्यता जा सकती है। एग्जैक्टली ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की दिशा में एक मील का पत्थर था। अब वोटर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकता है। वो देख सकता है कि जिसे वो वोट देने जा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। हालांकि इस पर बहस हमेशा रहती है कि दी गई जानकारी कितनी एक्यूरेट होती है, क्या कैंडिडेट सब कुछ सच सच बताते हैं, इसका वेरिफिकेशन कितना इफेक्टिव है। कई बार एनजीओज और मीडिया आउटलेट्स इन एफिडेविट्स का एनालिसिस करके डिस्क्रिपेंसीज निकालते हैं, जैसे संपत्ति कम दिखाना, आपराधिक मामले छुपाना आदि। पर कम से कम इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में तो आ गई। अब ये वोटर्स पर है कि वो इस जानकारी का कितना इस्तेमाल करते हैं। हर चुनाव से पहले ये एफिडेविट्स मीडिया में खूब छाए रहते हैं। एडीआर जैसी संस्थाएं इनका विस्तृत विश्लेषण करती हैं। बिल्कुल, जानकारी होना पहला कदम है, उसका सही इस्तेमाल करना दूसरा। चलिए 2003 में ही राज्यसभा चुनावों में भी दो बड़े बदलाव हुए। पहला, कैंडिडेट के लिए डोमिसाइल या रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट हटा दी गई। पहले कैंडिडेट को उसी स्टेट का इलेक्टर होना जरूरी था जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। अब देश में कहीं का भी इलेक्टर होना काफी है। इसका क्या मतलब हुआ और इसके पीछे क्या सोच थी? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब कोई व्यक्ति जो मान लीजिए मुंबई का वोटर है, वो उत्तर प्रदेश या असम से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कोई पार्टी उसे वहां से नॉमिनेट करे। पहले उसे उसी राज्य का रजिस्टर्ड वोटर होना पड़ता था। अच्छा। इस बदलाव पर संसद में भी काफी बहस हुई थी। एक तर्क ये था कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसका काम राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, तो मेंबर्स का उस स्टेट से जुड़ाव होना चाहिए, वहां की जमीनी हकीकत और समस्याओं की समझ होनी चाहिए। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इसी जुड़ाव को सुनिश्चित करती थी। और दूसरा तर्क क्या था इसे हटाने के पक्ष में? दूसरा तर्क ये था कि राज्यसभा एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, जिसमें देश भर से बेस्ट टैलेंट, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वाले लोग आने चाहिए। डोमिसाइल की शर्त इसमें बाधा बन सकती है। हो सकता है किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ किसी एक राज्य में रहते हों, पर उनकी जरूरत और योगदान पूरे देश के लिए हो। इसे हटाने से पार्टियों को कहीं से भी योग्य उम्मीदवार चुनने की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, स्टेट रिप्रेजेंटेशन वर्सेस नेशनल टैलेंट पूल। लगता है नेशनल टैलेंट पूल वाला तर्क जीत गया। दूसरा बदलाव था सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट सिस्टम लाना, सिर्फ राज्यसभा चुनावों के लिए। ये क्यों? एमएलए तो अपनी मर्जी से वोट देते हैं ना राज्यसभा के लिए। सीक्रेट बैलेट तो डेमोक्रेसी का आधार माना जाता है। हाँ, आमतौर पर सीक्रेट बैलेट ही प्रिंसिपल है, लेकिन राज्यसभा चुनावों में इसे बदलने का मुख्य मकसद था क्रॉस वोटिंग को रोकना और चुनावों में मनी पावर के बढ़ते प्रभाव, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसको खत्म या कम करना। हॉर्स ट्रेडिंग? हाँ, मतलब खरीद फरोख्त। राज्यसभा की एक एक सीट बहुत प्रेस्टीजियस और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होती है। सीक्रेट बैलेट होने की वजह से ये आरोप लगते थे कि पार्टियां दूसरे दलों के एमएलएस को पैसे या किसी और लालच से खरीद लेती हैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने के लिए, या अपनी ही पार्टी के एमएलएस पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट कर देते हैं। पता ही नहीं चलता था किसने किसको वोट दिया। अच्छा, तो ओपन बैलेट में क्या होता है जिससे ये रुकता है? ओपन बैलेट सिस्टम में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक ऑथराइज्ड एजेंट नियुक्त करती है। जब उस पार्टी का एमएलए वोट डालने जाता है तो उसे अपना मार्क्ड बैलेट पेपर वोट डालने से पहले अपनी पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को दिखाना पड़ता है। हाँ, इससे पार्टी को पता चल जाता है कि एमएलए ने पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट दिया है या किसी और को। इंडिपेंडेंट एमएलएस पर यह लागू नहीं होता, वो अभी भी सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। पार्टी विप एकदम पक्का हो गया। नो मोर सीक्रेट डील्स थियोरेटिकली। हाँ, जैसे कॉलेज में कोई ग्रुप अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए वोटिंग करवा रहा हो
तो ग्रुप लीडर या सीनियर चेक कर लेता है कि सबने अपने बंदे को वोट दिया या नहीं। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, लेकिन पार्टी कंट्रोल के नजरिए से। हाँ, कह सकते हैं। 2003 से ही एक और छोटा मगर प्रैक्टिकल पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनके ट्रैवल का खर्चा कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंसेस में नहीं गिना जाएगा। ये स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं और इस छूट का क्या मतलब है? स्टार कैंपेनर्स पार्टी के सबसे प्रमुख और पॉपुलर नेता होते हैं, जैसे पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अगर सत्ता में है, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कई बार जाने माने फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज जो पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। हर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को ऐसे नेताओं की एक लिस्ट एक सीमित संख्या में इलेक्शन कमीशन को देनी होती है। इनके आने जाने, हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन वगैरह का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर ये खर्चा उम्मीदवार के व्यक्तिगत चुनाव खर्च की सीमा, स्पेंडिंग लिमिट में जोड़ा जाता तो वो सीमा शायद 1-2 बड़ी रैलियों में ही पार हो जाती। हाँ, ये तो है। एक प्रधानमंत्री या बड़े फिल्मी सितारे की रैली का इंतजाम ही लाखों करोड़ों का हो सकता है। तो इससे कैंडिडेट्स को, खासकर बड़ी नेशनल पार्टीज के कैंडिडेट्स को जिनके लिए ये टॉप नेता प्रचार करने आते हैं, काफी राहत मिल जाती है। लेकिन इससे प्लेइंग फील्ड और अनइवन नहीं हो जाता? छोटी पार्टियों के पास तो ऐसे स्टार या उनके लिए महंगे साधन नहीं होते। बिल्कुल, ये एक वैध चिंता है और इस पर सवाल उठते हैं। भले ही खर्चा कैंडिडेट के खाते में ना जुड़े, पर उस प्रचार का सीधा फायदा तो उसी कैंडिडेट को मिलता है। इससे ओवरऑल कैंपेन स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाती है और ये इलेक्शन स्पेंडिंग लिमिट्स के रेगुलेशन और मॉनिटरिंग को और जटिल बना देता है। ये बड़ी साधन संपन्न पार्टियों को एक क्लियर एडवांटेज देता है और छोटी पार्टियों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए मुकाबला और मुश्किल हो जाता है। ये नियम प्रैक्टिकल जरूरत पूरी करता है, पर फेयरनेस के सवाल खड़े करता है। सही कह रही हैं। अच्छा, 2003 में ही एक और कदम उठाया गया लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की दिशा में। ये तय हुआ कि सरकार रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स को लोकसभा और असेंबली चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल्स की कॉपीज और दूसरा जरूरी मटेरियल फ्री देगी। इलेक्टोरल रोल्स मतलब वोटर लिस्ट्स। हाँ, इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची और कुछ अन्य निर्धारित सामग्री इलेक्शन कमीशन भी कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स वोटर्स या रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के कैंडिडेट्स को सप्लाई करेगी। इसका उद्देश्य यही है कि कम से कम बेसिक चुनावी सामग्री के लिए पार्टियों को, खासकर रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को, मशक्कत ना करनी पड़े। वोटर लिस्ट चुनाव लड़ने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। ये छोटी या नई रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों के लिए जिनके पास ज्यादा फंड्स नहीं होते, काफी मददगार हो सकता है। ये अच्छी बात है। कम से कम बुनियादी ढांचा तो मिले सबको चुनाव लड़ने के लिए। अब आते हैं पॉलिटिकल फंडिंग पर, जो हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। 2003 में नियम आए कि पार्टीज अब किसी भी व्यक्ति या कंपनी, सरकारी कंपनी को छोड़कर से कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को अपना संगठन चलाने, प्रचार करने, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए जी। ये प्रोविजन इसे लीगली फॉर्मलाइज करता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई गई। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 20,000 से ज्यादा का हर कंट्रीब्यूशन जो पार्टी लेती है, 20,000। हाँ, 20,000 रुपए से ज्यादा का हर कंट्रीब्यूशन, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को देनी होगी अगर पार्टी इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली टैक्स रिलीफ का फायदा लेना चाहती है तो। इस रिपोर्ट में डोनर का नाम, पता, पैन नंबर अगर उपलब्ध है, अमाउंट और मोड ऑफ पेमेंट बताना होता है। और कंपनीज जो रेट करेंगी उन्हें उस अमाउंट पर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ, कंपनीज एक्ट में भी बदलाव करके कॉर्पोरेट फंडिंग को रेगुलेट किया गया और कंपनियों द्वारा दिए गए दान पर उन्हें टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया। उम्मीद ये थी कि इससे कंपनियां लीगली और ट्रांसपेरेंटली डोनेट करने के लिए एनकरेज होंगी, जिससे ब्लैक मनी का इस्तेमाल कम होगा और फंडिंग के स्रोत पता चलेंगे। ये पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने का एक प्रयास था। पर क्या इससे फंडिंग सच में ट्रांसपेरेंट हुई? ये 20,000 रुपए की लिमिट का लूपहोल तो नहीं बन गया? लोग या कंपनियां 19,999 रुपए के मल्टीपल एनोनिमस डोनेशंस देकर बच निकल सकते हैं। ये आलोचना बिल्कुल सही है और हमेशा से रही है। 20,000 रुपए की सीमा बहुत कम मानी जाती है और ये आरोप लगते हैं कि पार्टियां बड़ी रकम को छोटे छोटे टुकड़ों में एनोनिमस कैश डोनेशंस के तौर पर दिखा देती हैं। इसकी इफेक्टिवनेस पर हमेशा गंभीर सवाल उठ के रहे हैं। बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे डेवलपमेंट्स ने इस मुद्दे को और भी कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल बना दिया है, हालांकि वो हमारे आज के दायरे से बाहर है। लेकिन हाँ, 2003 का ये कदम ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक कोशिश जरूर था, भले ही अधूरा। मीडिया एक्सेस को लेकर भी 2003 में एक प्रोविजन आया। इलेक्शन कमीशन केबल टेलीविजन नेटवर्क्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पॉलिटिकल पार्टीज को प्रचार के लिए टाइम एलोकेट करेगी।
ये कैसे होता है? सबको बराबर टाइम मिलता है? ये एलोकेशन इक्विटेबल होगा, यानी न्याय संगत तरीके से बांटने की कोशिश होगी, न कि स्ट्रिक्टली इक्वल। और ये एलोकेशन रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी पास्ट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। अच्छा, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर। हाँ, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर यह सुविधा पहले से थी। इसे प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल नेटवर्क्स तक एक्सटेंड किया गया। मकसद ये है कि सभी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का एक मिनिमम प्लेटफॉर्म मिले। सिर्फ पैसे वाली पार्टीज ही विज्ञापनों के जरिए मीडिया स्पेस डोमिनेट ना कर पाएं। तो मतलब पार्टी ने पिछले चुनाव में जैसा परफॉर्म किया उस हिसाब से उसे टीवी पर फ्री में टाइम मिलेगा प्रचार के लिए। So established players get more airtime, but smaller recognized ones at least get some say. Better than nothing perhaps. हाँ, मोटे तौर पर यही आधार है। ये मीडिया एक्सेस में थोड़ी समानता लाने की कोशिश है ताकि वोटर्स को अलग अलग पार्टियों के विचार सुनने का मौका मिले। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी की दिशा में। विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स की एसोसिएशंस की तरफ से मांग आई कि ईवीएम्स पर ब्रेल साइनेज होना चाहिए ताकि वे बिना किसी की मदद के गुप्त रूप से अपना वोट डाल सकें। इस पर क्या हुआ? ये बहुत जरूरी और संवेदनशील मांग थी। वोटिंग एक सीक्रेट बैलेट प्रोसेस है और हर नागरिक का अधिकार है कि वो बिना किसी दबाव या मदद के अपनी मर्जी से वोट डाले। विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स को अक्सर किसी कंपेनियन मतलब सहायक पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनके वोट की सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होती थी और उन्हें संकोच भी होता था। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या कदम उठाए? इलेक्शन कमीशन ने इस मांग पर गंभीरता से विचार किया। सबसे पहले 2004 में आंध्र प्रदेश के एक बाय इलेक्शन में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्राई किया गया। वहां ईवीएम पर कैंडिडेट के सीरियल नंबर के साथ ब्रेल लिपि में भी नंबर लिखे गए थे। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, इसके बाद 2008 में दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में इसे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस्तेमाल किया गया। और आखिरकार इन ट्रायल्स के पॉजिटिव फीडबैक के आधार पर 2009 के जनरल इलेक्शंस मतलब 15th लोकसभा और साथ में हुए कुछ राज्यों के असेंबली इलेक्शंस में इसे देश भर में इंट्रोड्यूस किया गया। अब ईवीएम्स पर कैंडिडेट के सीरियल नंबर के आगे ब्रेल डॉट्स होते हैं। ये इंक्लूसिविटी की दिशा में एक वाकई बहुत शानदार कदम है। इससे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड नागरिक भी ज्यादा डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और सीक्रेसी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम फीडबैक लेकर खुद को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी का मतलब ही है सबका साथ, सबका विकास और सबकी भागीदारी। ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजिकल और प्रोसीजरल चेंजेस के जरिए वोटिंग प्रोसेस को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रयासरत है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चुनावी सुधार जो 1996 के बाद भारत में लागू हुए। कैंडिडेट की जानकारी पब्लिक करने से लेकर राज्यसभा में ओपन बैलेट, प्रॉक्सी वोटिंग, ब्रेल ईवीएम्स तक काफी कुछ बदला। कोशिशें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, पार्टिसिपेशन आसान करने और प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने की दिखी। हाँ, ये सुधार चुनावी प्रक्रिया के इवोल्यूशन का हिस्सा है। हर सुधार कुछ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, पर कई बार नई चुनौतियां भी सामने आती हैं या पुराने लूप होल्स बने रहते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि इन तमाम कानूनी और प्रक्रियात्मक सुधारों के बावजूद क्या जमीनी हकीकत पर चुनावों में धनबल और बाहुबल का प्रभाव वाकई कम हुआ है, या फिर सिस्टम को सर्कमवेंट करने के नए तरीके निकल आए हैं, और भविष्य में और किन सुधारों की जरूरत महसूस होती है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम 2010 के बाद भारत में जो चुनावी सुधार हुए हैं, मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। पिछले करीब 15 सालों में काफी कुछ बदला है ना, रूल्स में, टेक्नोलॉजी में और फंडिंग के तरीकों में भी। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन बदलावों के पीछे की सोच क्या थी और उनका असर क्या हुआ, उसको थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। ये रिफॉर्म्स बेसिकली इलेक्शंस को ज़्यादा फेयर बनाने, ट्रांसपेरेंट बनाने और एफिशिएंट बनाने के इरादे से लाए गए थे। हाँ, लेकिन क्या वो मकसद पूरा हुआ या कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स सामने आए, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं 2009 के कुछ प्रोविजन से जो 2010 के आसपास इफेक्टिव हुए। पहला है वो एग्जिट पोल्स पर पाबंदी। याद है पहले कैसे होता था? वोटिंग खत्म हुई नहीं कि टीवी पर प्रेडिक्शंस शुरू। हाँ, बिल्कुल याद है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 126A जोड़ा गया था इसके लिए।
इसके तहत मतलब लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन एक पीरियड बताता है, उस दौरान आप एग्जिट पोल कंडक्ट नहीं कर सकते और उसका रिजल्ट भी चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें डिसेमिनेट करना मना है। मकसद साफ था कि जैसे मल्टी फेज इलेक्शंस होते हैं तो आखिरी फेज की वोटिंग पर शुरुआती ट्रेंड्स का असर ना पड़े। हाँ सही बात है, फेयरनेस के लिए जरूरी था ये। बिल्कुल। फिर इसी दौरान डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस को लेकर भी एक नियम आया था कि अगर कोई कैंडिडेट करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाया जाता है तो प्रेसिडेंट तक फैसला पहुंचाने के लिए कोई टाइम लिमिट, हाँ, 3 महीने की टाइम लिमिट तय की गई। मतलब जिस अथॉरिटी ने कैंडिडेट को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाया है उसे अपना फैसला सुनाने के 3 महीने के अंदर वो केस प्रेसिडेंट को भेजना होगा। अच्छा ओके। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन की राय लेकर डिस्क्वालिफिकेशन पर फाइनल डिसीजन लेते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस को थोड़ा तेज करने की एक कोशिश थी ताकि मामले लटके ना रहें। ठीक है। और ये करप्ट प्रैक्टिस का दायरा भी बढ़ाया गया था कि अब सिर्फ सरकारी अफसर नहीं बल्कि इलेक्शन ड्यूटी पर लगा कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। सही कहा। पहले शायद थोड़ी एम्बिग्विटी थी इस पर। 2009 में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि इलेक्शन के कंडक्ट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमानेंट सरकारी मुलाजिम हो या टेम्पररी स्टाफ, अगर वो किसी उम्मीदवार की जीत के प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए मदद करता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। इससे वो लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने में मदद मिलती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट स्टेप था। फिर एक और बदलाव था सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर। जो पैसा कैंडिडेट्स जमा करते हैं वो काफी बढ़ा दिया गया था। हाँ, बढ़ाया गया था। लोकसभा के लिए जनरल कैंडिडेट्स का 10,000 से सीधे 25,000। बाप रे, 2.5 गुना। हाँ, और SC/ST कैंडिडेट्स का 5,000 से 12,500। इसी तरह स्टेट असेंबली के लिए भी जनरल का 5,000 से 10,000 और SC/ST का 2,500 से 5,000 कर दिया गया। तो इसका मकसद क्या था? नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रोकना? हाँ बिल्कुल, मुख्य उद्देश्य यही था कि नॉन सीरियस उम्मीदवारों को डिस्करेज किया जाए। कई बार लोग सिर्फ नाम के लिए या किसी और के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते थे। हाँ, वो डमी कैंडिडेट्स वाला मामला। एग्जैक्टली। उससे बैलेट पेपर भी लंबा हो जाता था, वोटर्स कंफ्यूज होते थे। डिपॉजिट बढ़ाने से उम्मीद थी कि सिर्फ जो गंभीर उम्मीदवार हैं वही मैदान में उतरेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है पर उसके पास पैसे कम है, उसके लिए मुश्किल हो गई हो। हाँ, ये सवाल बिल्कुल उठता है। ये एक डिबेट का पॉइंट है कि क्या इसने कम संसाधनों वाले जेन्युइन उम्मीदवारों के लिए एंट्री बैरियर बढ़ा दिया। अच्छा, वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों में अपील प्रोसेस में भी कुछ बदलाव हुआ था। अब जिले के लेवल पर ही पहली अपील होगी। हाँ, 2009 में ये व्यवस्था की गई। पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के फैसले के खिलाफ अपील सीधे स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मतलब CEO के पास जाती थी। ओके। अब पहली अपील जिले के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM या कोई समकक्ष अधिकारी के पास दायर की जा सकती है। लोगों के लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है, उन्हें हर छोटी बात के लिए स्टेट हेडक्वार्टर्स नहीं भागना पड़ता। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल है। हाँ, और अगर DM के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर CEO के पास अपील का रास्ता तो खुला ही है। ठीक है। फिर 2010 में एक बड़ा कदम उठाया गया। जो विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, NRIs, उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। ये तो बहुत पुरानी मांग थी। बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010 के जरिए ये संभव हुआ। शर्तें ये थीं कि उनका नाम इंडिया की वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उन्होंने किसी और देश की सिटीजनशिप न ली हो और वो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या किसी और वजह से भारत से बाहर रह रहे हों। अच्छा। उनका नाम उनके पासपोर्ट में जो भारतीय पता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर किया जाता है। ये डायस्पोरा को जोड़ने की एक अच्छी पहल थी। पर इसमें एक दिक्कत है शायद। क्या? कि वोट डालने के लिए उन्हें खुद आना पड़ता है। हाँ, यही इसका बड़ा चैलेंज है। उन्हें वोट डालने के लिए फिजिकली पोलिंग बूथ पर मौजूद होना पड़ता है, जो ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर जो बहुत दूर रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। प्रॉक्सी वोटिंग या पोस्टल बैलेट की बात हुई थी पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ है NRIs के लिए। फिर आया टेक्नोलॉजी का जमाना। बिल्कुल। 2013 से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की फैसिलिटी शुरू हुई। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में अमेंडमेंट करके ये मुमकिन हुआ। इससे प्रोसेस काफी कन्वीनियंट और तेज हो गया। हाँ, आजकल तो सब ऑनलाइन ही हो रहा है। बिल्कुल, खासकर यंग वोटर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी savvy हैं, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया। घर बैठे फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। सही है। और 2013 में ही आया नोटा। नन ऑफ द अबव का ऑप्शन। ये तो काफी चर्चा में रहा था। हाँ, बहुत। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने EVMs और बैलेट पेपर्स पर ये ऑप्शन दिया। तो इसका फंडा क्या था? मतलब अगर किसी को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं तो वो नोटा दबा दे। एग्जैक्टली। अगर वोटर को लगता है कि मैदान में कोई भी उम्मीदवार वोट देने लायक नहीं है तो वो नोटा चुनकर अपनी
तरह से डिससैटिस्फैक्शन रजिस्टर कर सकता है, वो भी सीक्रेट बैलेट बनाए रखते हुए। तो ये वोटर को राइट टू रिजेक्ट जैसा कुछ देता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसका असर, जैसा हमने पहले भी बात की होगी, थोड़ा लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों? मान लीजिए नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए तब? यहीं पेंच है। जो मौजूदा नियम हैं, उनके हिसाब से अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते भी हैं तो भी उसे जीता हुआ नहीं माना जाता। अरे, तो फिर कौन जीतता है? उस सिचुएशन में नोटा के बाद जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही जीतता है। अच्छा, तो मतलब नोटा सिर्फ अपने भावना व्यक्त करने के लिए रिजल्ट पर असर नहीं डालता। हाँ, मोटी तौर पर यही है। ये एक तरह का प्रोटेस्ट वोट है, पर इलेक्टोरल आउटकम को डायरेक्टली चेंज नहीं करता। इसीलिए इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठते रहते हैं। समझा। अच्छा, ईवीएम से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था वीवीपैट का आना, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या भला है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वीवीपैट बेसिकली ईवीएम पर जो वोट डाला गया है उसे वेरीफाई करने का एक तरीका है। ये ईवीएम के साथ जुड़ी एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अच्छा, कैसे काम करती है ये? जब आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो वीवीपैट मशीन एक पर्ची प्रिंट करती है। उस पर्ची पर कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नाम और उसका चुनाव चिन्ह होता है। ओके। ये पर्ची वोटर को एक कांच की विंडो में करीब 7 सेकंड के लिए दिखती है। फिर वो कट होकर वीवीपैट के एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। तो इससे वोटर को पता चल जाता है कि उसका वोट सही जगह गया। हाँ बिल्कुल, वोटर को तसल्ली हो जाती है कि उसने जिसे वोट दिया वो रजिस्टर हो गया है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, हाँ, अगर कोई विवाद हो तो इन पर्चियों की गिनती करके ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट से मिलान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट कहा था। अच्छा। और इसे फेज्ड मैनर में लागू करने को कहा था। पहली बार 2013 में नागालैंड के नॉक्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हुआ था। अब तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हाँ, इसने ईवीएम की रिलायबिलिटी पर जो सवाल उठते थे उनको एड्रेस करने में काफी मदद की होगी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी और वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने में इसका बड़ा रोल माना जाता है। चलिए, अब 2013 के एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर आते हैं, जेल या पुलिस कस्टडी में बंद व्यक्ति के चुनाव लड़ने को लेकर। पहले कोर्ट ने मना किया था, फिर कानून बदल दिया गया। ये क्या मामला था? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक फैसले को अपहोल्ड किया था। उस फैसले में कहा गया था कि जो व्यक्ति जेल या पुलिस कस्टडी में होने की वजह से वोट नहीं दे सकता, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत वो इलेक्टर नहीं है और इसलिए चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अच्छा, मतलब वोट नहीं तो चुनाव नहीं। हाँ, सिंपल लॉजिक था। लेकिन फिर संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2013 पास किया और इस रूलिंग को नेगेट कर दिया, मतलब पलट दिया। इस नए कानून में 2 बातें कही गई। पहली, कि सिर्फ इसलिए कि कोई जेल या कस्टडी में होने की वजह से वोट नहीं दे सकता, उसका इलेक्टर होने का स्टेटस खत्म नहीं होता अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो। ओके। और दूसरी बात कि एमपी या एमएलए सिर्फ एक्ट में दिए गए ग्राउंड्स पर ही डिस्क्वालीफाई होंगे, किसी और ग्राउंड पर नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि जेल में बंद लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं जब तक दोषी साबित ना हो। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल है। लेकिन इसने राजनीति के अपराधीकरण, मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर जो बहस चल रही थी, उसे और तेज कर दिया। हाँ, ये तो है। पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया जिसने दोषी नेताओं पे सख्ती दिखाई, वो लिली थॉमस केस वाला। बिल्कुल सही, वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 84 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। ये सेक्शन 84 क्या था? ये सेक्शन जो कन्विक्टेड एमपीज और एमएलएस थे, उन्हें कन्विक्शन के बाद अपील करने के लिए 3 महीने का टाइम देता था और इस 3 महीने के दौरान उनकी डिस्क्वालिफिकेशन रुकी रहती थी। वो सदन के सदस्य बने रहते थे। अच्छा, तो कोर्ट ने इसे गलत माना? हाँ, कोर्ट ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन होते ही डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत लागू होनी चाहिए, नो बफर पीरियड। तो इसका मकसद था पॉलिटिक्स से क्रिमिनल एलिमेंट्स को जल्दी हटाना। एग्जैक्टली। सरकार ने इस रूलिंग को नलिफाई करने के लिए एक बिल लाने की कोशिश की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल सेकेंड अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2013, लेकिन वो बाद में विड्रॉ कर लिया गया। तो अब नियम यही है, जैसे ही कोई एमपी एमएलए किसी अपराध में कन्विक्ट होता है जिसमें सजा 2 साल या उससे ज्यादा हो, उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती है। ये तो बड़ा कदम था। अच्छा, 2015 में एक बहुत ही प्रैक्टिकल दिक्कत को हल करने की कोशिश हुई। ईवीएम और बैलेट पेपर पर
उम्मीदवार की फोटो लगाना। हाँ, ये बहुत जरूरी था। कई बार एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जैसे नाम वाले कई उम्मीदवार होते थे। हाँ, जैसे मान लीजिए 4 अजय कुमार लड़ रहे हैं, वोटर बेचारा कंफ्यूज हो जाता था। बिल्कुल। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मई 1, 2015 के बाद होने वाले इलेक्शंस के लिए आदेश दिया कि ईवीएम्स और बैलेट पेपर्स पर कैंडिडेट के नाम और पार्टी सिंबल के साथ उनकी फोटो भी होगी। इससे क्लैरिटी आ गई होगी। हाँ, इससे वोटर को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पहचानने में काफी आसानी होती है। पर कमीशन ने यह भी साफ किया कि अगर कोई कैंडिडेट फोटो नहीं देता है तो सिर्फ इस वजह से उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये भी है। चलिए अब आते हैं सबसे पेचीदा मुद्दे पर, पॉलिटिकल फंडिंग। ये हमेशा से ही एक सेंसिटिव इशू रहा है। हाँ बिल्कुल। 2017 के बजट में अनोनिमस कैश डोनेशंस की लिमिट 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई। इसके पीछे क्या सोच थी? सोच तो यही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो नकद चंदा मिलता है उसमें काले धन का इस्तेमाल रुके और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अब नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी पार्टी को 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में डोनेशन नहीं दे सकती। इससे ज्यादा की रकम चेक या डिजिटल माध्यम से ही देनी होगी। लेकिन 2,000 से कम का क्या? उसका सोर्स बताना जरूरी नहीं है? नहीं, 2,000 रुपए से कम के कैश डोनेशन देने वालों की डिटेल्स पार्टियों को इलेक्शन कमीशन को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि 2,000 रुपए से ऊपर वालों का रिकॉर्ड रखना होता है। तो क्या इससे वाकई ट्रांसपेरेंसी आई? क्रिटिक्स तो कहते हैं कि पार्टियां बड़े चंदे को 2,000 की छोटी रसीदों में तोड़कर दिखा सकती हैं। हाँ, ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल है। इंटेंशन अच्छा था ब्लैक मनी रोकने का, पर क्या इससे वाकई ट्रांसपेरेंसी आई, एक बड़ा सवाल है। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के चैलेंजेस हैं। उसी 2017 बजट में कॉर्पोरेट फंडिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कंपनियों के लिए पॉलिटिकल डोनेशन की जो कैप थी वो हटा दी गई। हाँ, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज था। पहले कंपनीज एक्ट के तहत कंपनियां अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती थीं। ओके। 2017 के फाइनेंस एक्ट के जरिए ये 7.5% की लिमिट हटा दी गई। अब कंपनी किसी भी पार्टी को कितना भी पैसा डोनेट कर सकती है, चाहे उसे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस। इससे कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस बढ़ने और ट्रांसपेरेंसी कम होने की बहुत चिंताएं जताई गईं, क्योंकि अब ये जानना पब्लिक के लिए लगभग नामुमकिन हो गया कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना फंड कर रही है। ये तो ट्रांसपेरेंसी के बिल्कुल उलट हो गया। हाँ, कई लोगों का यही मानना था। और फिर 2018 में आए इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इन्हें तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने वाला रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म बताया गया था, पर इन पर तो सबसे ज्यादा बवाल हुआ। ये थे क्या आखिर? इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली 2017 के बजट में अनाउंस हुए थे और 2018 में स्कीम नोटिफाई हुई। इन्हें कैश डोनेशंस का ऑल्टरनेटिव बताया गया था, जिससे क्लीन मनी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये एक तरह के प्रॉमिसरी नोट जैसे थे, बियरर इंस्ट्रूमेंट। मतलब खरीदने वाले या पाने वाले का नाम इन पर नहीं लिखा होता था। अच्छा। इन्हें कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में बनी एंटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांचेस से खरीद सकती थी। और डोनेट कैसे करते थे? इन्हें सिर्फ उन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जा सकता था जिन्हें पिछले लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन में कम से कम 1% वोट मिले हों। पार्टी इसे अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू ही एनकैश कर सकती थी। ये 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के डिनोमिनेशंस में आते थे। लेकिन खरीदने वाले का नाम तो गुप्त रहता था, बैंक को पता होता था। हाँ, बैंक बायर की केवाईसी करता था, तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन रहती थी, लेकिन बैंक को ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी होती थी, सिवाय कोर्ट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मांगने पर ही डिस्क्लोज करनी थी। तो फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे आई? डोनर तो एनोनिमस रहा, पब्लिक को कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ा डिबेट था। सपोर्टर्स का कहना था कि इससे डोनर की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है, वो किसी तरह के रिटेलिएशन से बचता है, और सारा पैसा बैंकिंग चैनल से आता है, तो ब्लैक मनी नहीं लगता। और क्रिटिक्स क्या कहते थे? क्रिटिक्स का कहना था कि ये एनोनिमिटी ही ट्रांसपेरेंसी को खत्म करती है। पब्लिक को ये जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है, ताकि पॉसिबल क्विड प्रो क्वो, मतलब एहसान के बदले फायदा, का पता चल सके। इससे शेल कंपनीज के थ्रू फंडिंग का रास्ता भी खुल सकता है। हाँ, ये तो बड़ा पेंच था। पॉज। वैसे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है ना? हाँ, फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि ये वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन करती है। अच्छा हुआ ये क्लैरिटी आई। अच्छा, 2018 में फॉरेन फंडिंग के नियम भी बदले गए थे। पॉलिटिकल पार्टीज अब फॉरेन कंपनी से भी फंड ले सकती हैं।
हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था। इसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 यानी FCRA को फाइनेंस एक्ट 2018 के जरिए अमेंड किया गया। क्या बदलाव था? इसमें फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बदली गई। इफेक्टिवली इससे ऐसी विदेशी कंपनियों की भारतीय सब्सिडरीज के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना आसान हो गया और उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। और ये बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी 2010 से लागू किया गया। ओहो, तो इससे इंडियन पॉलिटिक्स में फॉरेन इन्फ्लुएंस के दरवाजे खुलने की आशंका जताई गई होगी? हाँ, इसकी काफी आलोचना हुई थी इसी आधार पर। ठीक है, अब आते हैं सबसे हाल के बड़े बदलाव पर, 2021 का इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या-क्या मुख्य बातें थीं? वो आधार लिंकिंग वाला मुद्दा काफी उठा था। हाँ, इसमें 4 मुख्य बातें थी। पहला, इलेक्टोरल रोल डेटा को आधार इकोसिस्टम से लिंक करने की एनेबलमेंट। ये स्वैच्छिक बताया गया है। मकसद क्या था इसका? मकसद बताया गया मल्टीपल एनरोलमेंट रोकना, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह वोटर लिस्ट में होने से रोकना और फर्जी वोटर्स को हटाना। लेकिन इस पे प्राइवेसी कंसर्न्स भी तो थे। बिल्कुल, प्राइवेसी कंसर्न्स और पोटेंशियल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आधार ना होने या लिंक ना होने से कोई जेन्युइन वोटर वोट देने से रह जाए। इस पे काफी बहस हुई और अभी भी जारी है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरा, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन या रिवीजन के लिए अब साल में 4 क्वालिफाइंग डेट्स होंगी। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। पहले सिर्फ 1 जनवरी होती थी। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे जो युवा 18 साल के हो रहे हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो 18 के होते हैं, अगली क्वालिफाइंग डेट पर वो एलिजिबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, ये तो अच्छा है। तीसरा, सर्विस वोटर्स जैसे आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के संबंध में कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। पहले कानून में सर्विस वोटर की वाइफ का जिक्र था, अब स्पाउस शब्द इस्तेमाल किया गया। मतलब अब पति या पत्नी दोनों एलिजिबल हैं। हाँ, पति या पत्नी दोनों पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अदर रूल्स। ये जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक कदम है। और चौथा पॉइंट? चौथा, इलेक्शन कमीशन अब प्रेमिसेस को रिक्विजिशन मतलब अधिग्रहित कर सकती है, न सिर्फ पोलिंग स्टेशन या बैलेट बॉक्स स्टोरेज के लिए, बल्कि काउंटिंग के लिए, ईवीएम वीवीपैट स्टोरेज के लिए, पोल रिलेटेड मटेरियल रखने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस या पोलिंग पर्सनल के रुकने के लिए भी। मतलब जरूरतों के हिसाब से रिक्विजिशन का स्कोप बढ़ाया गया है। अच्छा, तो ये थे पिछले करीब 1.5 दशक के कुछ अहम चुनावी सुधार। काफी कुछ बदलने की कोशिश हुई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, फंडिंग के नियमों में बदलाव हुए हैं, वोटर राइट्स का विस्तार करने की कोशिश हुई है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, एफिशिएंसी बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव क्या है, इसका आकलन करना और एक संतुलन साधना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, और ये देखना होगा कि भविष्य में ये सुधार और आने वाले सुधार भारतीय लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाते हैं। टेक्नोलॉजी का रोल और बढ़ेगा, फंडिंग के मसले बने रहेंगे, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सब नियम कानून, ये टेक्नोलॉजी, ये बदलाव चुनावों को जमीनी हकीकत पर वाकई ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा भरोसेमंद बना पाए हैं, या अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 82, Electoral Reforms of Indian Polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.